हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले ग्लोबल न्यूज़ से बात शुरू करेंगे और फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं आज। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज भी एक बहुत इंटरेस्टिंग नॉलेज सेक्शन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको मुंबई के हमारा सेशन के बारे में बता दूं। मुंबई में वी आर कंडक्टिंग अ सेशन ऑन फाइनेंशियल फ्रीडम, हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहते हैं ये। बहुत मतलब क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत सारे लेने की कोशिश करते हैं। तो सैटरडे है, सैटरडे मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में रहेगा सेशन इन मुंबई, मोस्टली सेंटर ऑफ मुंबई अराउंड एयरपोर्ट के आसपास सेशन रहेगा, फ्रॉम द ट्रैफिक पर्सपेक्टिव एज वेल। सो इफ यू आर फ्री ऑन 28th ऑफ मार्च, सो प्लीज बुक। नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने डाल दिया है सब डिटेल्स। सो प्लीज अगर आप फ्री हैं तो प्लीज वहां पर बुक कीजिए, और अगर आप फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को भी लेके आना चाह रहे हैं तो प्लीज लेके आइए। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं अब आज का सेशन। तो पहली बात तो यूएस मार्केट्स जो है वो पॉजिटिव रही। मेजरली एनवीडिया के रिजल्ट्स और का थोड़ा सा एक इंटरेस्ट रहा मार्केट में। तो नास्डैक तो 1% अप रहा, मोर देन 1% अप रहा, राइट। तो अगेन आफ्टर मंडे के बाद आई थिंक थोड़ा सा एक कमबैक रैली रही ओवरऑल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूएस मार्केट्स, राइट। गोल्ड भी बढ़ रहा है जब से ये टैरिफ्स और जियोपॉलिटिकल रिस्क स्पेशली फ्रॉम ईरान पर्सपेक्टिव चल रहे हैं, तो वापस 5200 क्रॉस हो गया है। सिल्वर भी बढ़ा, ऑलमोस्ट 90 फिर से क्रॉस हो गया है, राइट। तो मेटल्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग अगेन बिकॉज ऑफ ऑल दीज ईरान इश्यूज। ब्रेंट जो है, क्रूड ऑयल जो है, वो 71 के आसपास एक ठहरा हुआ है। पहले बढ़ा था, अब 70 to 72 के आसपास चल रहा है, मेजरली एक्सपेक्टिंग कि क्या चलेगा फ्रॉम यूएस ईरान पर्सपेक्टिव। कल स्टेट ऑफ यूनियन का लेक्चर था ऑन बाय मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, राइट। जो स्पीच थी उनकी, उसमें मेजरली अगेन ग्लोबल पर्सपेक्टिव से कुछ ज्यादा बात नहीं की उन्होंने, राइट। उन्होंने मेजरली ईरान के ऊपर ही थोड़ा बहुत बोला, और उन्होंने कहा कि we are in negotiations with them, they want to make a deal, but we haven't heard those secret words, we will never make a nuclear weapon, that's what he said। एंड उन्होंने ये भी बोला कि भाई मेरा प्रेफरेंस है कि भाई डिप्लोमेसी से सॉल्व हो जाए, ठीक है, बट मैं उनको न्यूक्लियर वेपन नहीं लेने दूंगा। तो दैट्स वाज हिज वेरी वेरी क्लियर वर्ड्स। तो होपफुली वी विल गेट सम ब्रेक थ्रू ऑन इरानियन थिंग, दैट्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ एवरीवन, राइट। और मतलब थोड़ा सा लास्ट 2-3 डेज से लग भी रहा है कि होपफुली जो है एक फुल ब्लोन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शायद नहीं होगी। अगर होगी भी तो एक बहुत मतलब स्मॉलर लेवल पे शायद हो सकती है, ऐसा एक्सपेक्टेशन अभी तक तो है फ्रॉम मार्केट पर्सपेक्टिव। एंड ऑयल भी जो है वो 71 के आसपास वैसा ही चल रहा है। तो अभी कंट्रीज पे टैरिफ कितने हैं, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है, हमसे भी पूछा जाता है, राइट, कि अभी कितने टैरिफ है, यूएस ने कितने टैरिफ लगा रखे हैं अभी। तो अभी उनके जेमिसन ग्रियर जो उनके यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने बोला कि भाई अभी तो 10% है, ठीक है। और इट विल गो अप टू 15%, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था 10% का उन्होंने शायद साइन किया हुआ है, 15% का अभी तक साइन नहीं हुआ है। इट विल गो अप टू 15% एज पर हिम, राइट, फॉर सम। तो कुछ के लिए जाएगा, एंड देन इट मे गो हायर फॉर अदर्स। आई थिंक इट विल बी इन लाइन विद द टाइप ऑफ टैरिफ वी हैव बीन सीइंग, दैट्स व्हाट ही हैज सेड कि भाई अभी 10 है सब पे, कुछ कुछ पे 15 जा सकता है और कुछ कुछ पे उससे ज्यादा भी जा सकता है, जैसा हम चल रहा है वैसा चल सकता है। तो यही एक्सपेक्टेशन है। देन नाउ दे विल बेसिकली यूज, ऐसे सब यही बोल रहे हैं कि पहले अभी तो उन्होंने एक इकोनॉमिक इमरजेंसी वाला लॉ जो है वो यूज किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कैंसिल कर दिया। और अब जो है वो शायद एक नेशनल इमरजेंसी, राइट, सिक्योरिटी इमरजेंसी टाइप्स जो होती है, नेशनल सिक्योरिटी इमरजेंसी, उसके बेसिस पे भी ये टैरिफ्स मतलब नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट दिखा के भी कर सकते हैं इट सीम्स। और वहां पे चैलेंज करना बहुत मुश्किल है इन कोर्ट ऑफ, अगर ऐसा कुछ उन्होंने किया तो अगेन इट इज अप टू, मतलब दैट्स व्हाट द एक्सपेक्टेशन इज ऑफ द वेरियस जो पॉलिसी मतलब इसमें एक्सपर्ट्स हैं ऑन दीज थिंग्स। तो लेट्स सी हाउ इट गोज बेसिकली, ठीक है। तो अभी जो है 10% टैरिफ है, अगर इफ समवन आस्क तो दिस इज व्हाट इट इज करंटली, ठीक है। नेक्स्ट अप चाइना। अब ऑयल प्राइसेस जो है, एक और न्यूज इंटरेस्टिंग दिखी उसमें इकोनॉमिक टाइम्स पे, कि रशियन एंड ईरानियन जो प्रोड्यूसर्स हैं, राइट, वो काफी डिस्काउंट्स दे रहे हैं चाइनीज बायर्स को, क्योंकि इंडिया ने शार्पली रिड्यूस किया है अपने परचेजेस को फ्रॉम रशिया,
राइट? ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया के जो क्रूड लेवल जो रशिया से हैं वो ऑलमोस्ट 40% गिर चुके हैं एज कंपेयर टू जनवरी। ठीक है, वेरियस कंपनीज के हिसाब से 40% हम कम रशिया से क्रूड ऑयल लिया है हमने एज कंपेयर टू लास्ट मंथ। राइट, और उसके चक्कर में क्या हुआ है कि रशिया का जो ऑयल है वो भी चाइना की तरफ ही ज्यादातर डायरेक्ट हो रहा है, और ईरान तो पहले ही चाइना को देता है। ऐसा बोला जाता है कि 90% ऑफ ईरानियन ऑयल जो है वो चाइना के पास जाता है, तो वो तो पहले ही चाइना को दे रहा है। तो इसके चक्कर में कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया है टुवर्ड्स चाइना। तो वहां पे ऑलमोस्ट ऐसा बोला जा रहा है कि $12 से 11 से 12 डॉलर का डिस्काउंट चल रहा है एज पर द लेटेस्ट रेट्स, जो मतलब 71 का जैसे अगर मान लें तो वहां पर $60 पे वो चाइना को दे रहे हैं ऑयल। तो ये सारी चीजें चल रही है, एंड आई एम अज्यूमिंग, तब जो हमने पहले भी इसके ऊपर एक नॉलेज सेक्शन भी किया था चीज, कि इंडिया को भी डिसेंट डिस्काउंट मिल रहा है अगर हम वेनेजुएला से और यूएस से ऑयल ले रहे हैं। तो अगर इंडिया है शिफ्टेड, तो जैसे एज पर दिस एस्टिमेट, ठीक है, वहां पे भी डिस्काउंटेड प्राइस है, ये 71 पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, एज पर द वेरियस एस्टिमेट, तो वहां पर भी डिस्काउंट, अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। दैट्स व्हाई इंडिया इज ओके टू डाइवर्सिफाई देयर ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया टू अदर कंट्रीज एज वेल। ये सारी चीजें यहाँ पर बेसिकली चल रही हैं फ्रॉम ग्लोबल पर्सपेक्टिव, राइट? तो अभी भी चीजें मतलब आपको समझना है कि जियोपॉलिटिकली बहुत सारे फैक्टर्स अभी भी ओपन है, राइट? रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी चल रहा है, ईरान के ऊपर इश्यूज अभी भी बहुत मेजर जो हैं वो चल रहे हैं, राइट? और बाकी जो छोटे-मोटे एस्केलेशंस हैं, राइट? थाईलैंड, कंबोडिया हो गया या चाइना, ताइवान हो गया, राइट? एंड इवन पर्सपेक्टिव ऑफ सऊदी एंड यूएई हो गया, राइट? तो ऑल दीज़ थिंग्स आर स्टिल अंडरगोइंग प्रॉब्लम्स, राइट? तो कुछ ना कुछ वहाँ पर ब्रू चल रहा है। वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दोज़ थिंग्स। अब कुछ इंडिया स्पेसिफिक अगर न्यूज़ के बारे में बात करें तो यूएस ने इंडिया के ऊपर एक नया टैरिफ लगाया है ऑन इंडिया सोलर, मतलब सोलर इंपोर्ट्स, मतलब जो इंडिया सोलर एक्सपोर्ट करती है, सॉरी सोलर पैनल्स एक्सपोर्ट जो कर रही है, उसमें 126% की प्रिलिमिनरी ड्यूटी लगाई है, राइट? सोलर इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया की, मतलब ये माना जा रहा है कि इंडिया जो है अनफेयरली उसको सब्सिडाइज कर रही है, और वो जो है वहां पर डंपिंग जो है इंडिया कर रहा है, मतलब डंपिंग इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कर रही है दूसरे कंट्रीज में। ये सुनने को कम मिलता है, तो इसका मतलब ये एक एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं आर्टिकल उसमें पढ़ रहा था, राइट? कि इंडियन गवर्नमेंट प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम हैज बीन सो सक्सेसफुल दैट इट्स बैकफायरिंग ऑन द इंडस्ट्री। मतलब इतनी सक्सेसफुल हो गई है वो कि वो बैकफायर हो गई है। मतलब अभी जो है सोलर मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज्यादा हो गई है कि 2021 में वो कुछ 15-20 गीगावाट की सोलर मैन्युफैक्चरिंग होती थी, अब 150 की है इस टाइम पे, जो कि 3 टाइम्स है जो कंट्री की एनुअल डिमांड है उससे 3 टाइम्स। ठीक है, तो इसलिए वो एक्सपोर्ट हो रही है। तो अब वो 123% का उसके चक्कर में टैरिफ लगाया, अच्छा 126% का, सॉरी। अच्छा, ये बात भी और इंटरेस्टिंग है, देखो इसमें पहले भी यूएस ने टैरिफ्स जो हैं ये बाकी कंट्रीज पे भी लगाए हैं। तो इंडोनेशिया और लाओस पे भी पहले 57% के टैरिफ जो है उन्होंने 2025 में ही लगा दिए थे, फर्स्ट हाफ में। उन्होंने 3,500% के टैरिफ कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया एंड थाईलैंड पे लगाए हुए हैं ऑन सिमिलर थिंग्स, राइट? इसी चीज के ऊपर। तो इनसे तो हम बेटर हैं, 126% पे है। ठीक है, लेकिन जो कमेंट्स आ रहे हैं, राइट, फ्रॉम वेरियस कंपनीज जो ये करती हैं, राइट, प्रीमियर एनर्जीज है या फिर विक्रम सोलर है, राइट, या वारी एनर्जीज, मतलब जितने भी इन्होंने तो सबने ये बोला है कि भाई हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। मतलब विक्रम सोलर ने बोला है कि भाई हमने तो पहले ही पूरा जो सप्लाई चेन है बहुत डाइवर्सिफाई किया हुआ है, इंडिया से ज्यादा डायरेक्टली यूएस जाता ही नहीं है, अलग अलग जगह से जाता है, तो हमें पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। वारी एनर्जीज ने कहा कि भाई पहले भी 50% की ड्यूटी थी, ठीक है, अब ये 126% हो गई है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वी आर मतलब स्टिल काफी कॉम्पिटिटिव हैं हमारे रेट्स, तो वी वी डोंट थिंक कि कुछ भी इम्पैक्ट होगा, राइट? और प्रीमियर एनर्जी ने कहा है कि यूएस के लिए, यूएस का एक्सपोर्ट तो हमने ऑलरेडी ऑलमोस्ट जीरो कर दिया है। ओवरऑल एक्चुअल में काफी कम हुआ है यूएस का एक्सपोर्ट, राइट? मतलब ऐसा बोला रहा है 2025 में इंडिया सोलर एक्सपोर्ट जो है यूएस में ऑलमोस्ट 50% गिरा है। तो सिर्फ 5 to 7% ऑफ इंडिया जो सोलर प्रोडक्शन है वही यूएस जा रही है, तो विच इज नॉट बिग डील। तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है इन टैरिफ्स का इन कंपनीज पे नहीं लग रहा है, बट अगेन कंपनीज हैव बीन करेक्टेड, तो मार्केट ने तो रिएक्ट किया ही है,
लेकिन ये सारी चीजें जो है ये हमें समझनी है। तो ये सोलर की बात हो गई। सेकंड, पैसेंजर व्हीकल्स, नोवामा की एक रिपोर्ट आई वाज सेइंग कि 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है फरवरी में भी, वॉल्यूम ग्रोथ, राइट। मतलब तो दैट विल बी लाइक वेरी वेरी गुड। मतलब तो इसमें जीएसटी का जो सबसे बड़ा बेनिफिट जो लिया है वो, मतलब हाँ, पीवीज मतलब पैसेंजर व्हीकल्स ने लिया है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो द इंडस्ट्री हैज रियली डन वेल आफ्टर जीएसटी कट्स। ऑटो सेक्टर ने लास्ट 4-5-6 महीने में बहुत अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं, राइट, बहुत अच्छा नंबर्स भी दिए हैं, और एक क्लियर हमारा बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि इकोनॉमी इज डूइंग वेल एज वेल। ठीक है, मतलब ये अगर ये है तो इकोनॉमी अच्छा कर रही है भाई, क्योंकि ये तो एक्सपेंसिव चीजें हैं ना, मतलब 10-10, 15-15 लाख, 20-20 लाख की गाड़ियां लोग खरीद रहे हैं और 10% का वॉल्यूम ग्रोथ है, तो ये क्लियर इंडिकेटर है कि इकोनॉमी इज डूइंग वेल। ठीक है, तो वो अब 10% बोला है उन्होंने, और उसमें से टू व्हीलर का डोमेस्टिक वॉल्यूम जो है उन्होंने बोला है कि वो 30% तक बड़ा हो सकता है फरवरी में, 30%। दैट इज लाइक वेरी वेरी गुड। तो ये चीजें जो है ये काफी पॉजिटिव लीडिंग इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमी के। तो इकोनॉमी के ऊपर भी 7.6% का ग्रोथ, अभी कल आ जाएंगे नंबर्स, तो 27 फरवरी को हमारे Q3 के जीडीपी नंबर्स आ जाएंगे। 7.6% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड कर रहा है भाई, जो अलग अलग एस्टिमेट्स हैं। और नॉमिनल जीडीपी बोल रहे हैं कि भाई 7.8, मतलब 0.2% का ही सिर्फ इन्फ्लेशन है, तो 7.8% ही नॉमिनल जीडीपी रहेगी। कुछ कुछ एडवांस एस्टिमेट्स, मतलब कुछ कुछ लोग 8% का भी एस्टिमेट दे रहे हैं रियल जीडीपी का, स्पेशली लुकिंग एट ऑटो सेक्टर ग्रोथ। तो वो जो लीडिंग इंडिकेटर है वो लग रहा है कि भाई ये जो चीज है ये बढ़ा देगा। तो उससे मतलब लग रहा है कि काफी ज्यादा चीजें हैं। 8% की जीडीपी ग्रोथ फिर से इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेड हो सकती है, बट 7.6 का जो है करंटली एक मोस्टली लोग जो है उसके आसपास चल रहे हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें साल में, तो साल का ग्रोथ भी जो है अराउंड 7.6% का ही जीडीपी ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है ओवरऑल, और 8.4% का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का एक्सपेक्टेड है FY26 की जब बात करते हैं। शुगर प्रोडक्शन का एस्टीमेट है थोड़ा सा कट, क्योंकि कुछ यील्ड्स जो हैं वो टॉप स्टेट्स की कम थी FY26 में, तो एक्सपेक्टेड है कि शुगर प्रोडक्शन इतनी अच्छी नहीं होगी, राइट। एंड मेजरली बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इथेनॉल प्रोडक्शन में शुगर का जो यूज है वो बढ़ गया है, तो काफी सारा वहां डाइवर्ट हो गया। उसके ऊपर भी हमारी मंडे को बात हुई थी कि वहां पर भी एक कैपेसिटी गलत हो गया है, क्योंकि अब 20% पे कम भाई गवर्नमेंट ने कैप कर दिया है इथेनॉल, तो 20% से ज्यादा हो नहीं सकता, और उसके आगे कोई पॉलिसी क्लियर नहीं है। 20% ऑलमोस्ट हो गया है, तो अब इथेनॉल कैपेसिटी तो 50% पे चल रहा है। इथेनॉल कैपेसिटी होगी बहुत बड़ी, लाइक सबने इन्वेस्ट कर दिया है, लेकिन अब वो वहां पर यूज कुछ नहीं हो रहा है, तो वो सारी चीजें भी कॉम्प्लिकेटेड है। और इसके चक्कर में शुगर प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट हो गया है, क्योंकि इथेनॉल में ही सब ज्यादा जा रहे थे, इथेनॉल में प्रॉफिट ज्यादा है, तो वहां पर काफी सारी शुगर वहां ट्रांसफर हो गई, वहां पर चली गई, तो इस चक्कर में शुगर प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं। बाकी कल एनएससी का एक, आई वाज लुकिंग एट वन ऑफ द ट्वीट ऑल्सो, कि एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज जो है उन्होंने लॉन्च, मतलब जो गिफ्ट सिटी पे उन्होंने एक एक्सचेंज लॉन्च की, मतलब है उनका, विच इज कॉल्ड एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज। उस पर उन्होंने ग्लोबल एक्सेस प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है, जिससे इंडियन रिटेल इन्वेस्टर जो है 30+ इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक खरीद सकते हैं 3 से 6 महीने के बाद। जो ऑलरेडी यूएस तो कह रहे हैं ऑलरेडी लाइव है, मतलब एलआरएस के अंडर आप वहां पर पैसा डालो, जो भी गिफ्ट सिटी में बैंक है उसके अंदर पैसा डालो, और वहां पर डीमैट अकाउंट खोल के, राइट, और आप जो है इन एनएससी आईएक्स के थ्रू आप किसी भी 30+ कंट्रीज के स्टॉक्स या फिर ईटीएफ से जो भी आपको खरीदना है आप डायरेक्टली वहां से खरीद सकते हैं, राइट। तो तो ये चीजें यहाँ पर बेसिकली चल रही हैं, और डिजिटल ऑनबोर्डिंग, आधार ऑथेंटिकेशन वगैरह से डिजिटल लॉकर इंटीग्रेशन वगैरह सब वो करने का बेसिकली प्लान कर रहे हैं, राइट। तो इसमें काफी अच्छा स्केल जो है ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड तो लेट्स सी मतलब हाउ दिस गोस। तो दिस इज गिफ्ट सिटी का ये काफी बड़ा मुझे लगता है एक थॉट प्रोसेस रहेगा। और अभी मतलब उन्होंने ये बोला है कि भाई डेरिवेटिव्स, क्रिप्टो करेंसीज वगैरह ये परमिटेड नहीं है प्लेटफॉर्म अभी करंट रेगुलेशन के अंडर। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करें तो कोल इंडिया जो है उसका आर्म जो है SECL जो है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड, राइट, उन्होंने 7 माइन डंप्स रेयर अर्थ एक्सप्लोरेशन के लिए फाइनलाइज किए, राइट। तो रेयर अर्थ के लिए काफी ज्यादा फोकस चल रहा है अब तो। पहले सोलर पे चला, सोलर का ग्लिट आ गया, फिर इथेनॉल पे चला, इथेनॉल का ग्लिट आ गया, ठीक है। तो अब ग्लट मीन्स क्या है कि एक्सपोर्ट होगा वो चीजें, राइट। तो धीरे 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 हम एक अच्छे बड़े एक्सपोर्टर बन जाएंगे इन चीजों में। अब जैसे सोलर में तो बड़ी दिख ही रहा है, राइट। तो इसी तरह से वी में एक्सपेक्ट दीज थिंग्स टू हैपन इन द
रेयर अर्थ एज वेल आफ्टर फ्यू इयर्स मे बी, राइट? तो उसमें एसईसीएल जो है, जो सोलर सॉरी कोल इंडिया की सब्सिडरी है, उन्होंने कहा है कि भाई वी आर फाइनलाइजिंग वेरियस साइट्स विद इन अ ईयर, एंड उसमें जो है रेयर अर्थ का डिपेंडेंस हम कम करना चाहते हैं। आईआरएफसी जो कंपनी है उसका ओएफएस जो है वो फुली सब्सक्राइब नहीं हुआ, और उसकी वजह से जो गवर्नमेंट के पास ग्रीन शू ऑप्शन था वो आई थिंक दे आर स्किपिंग इट। तो बेसिकली 2% का स्टेक सेल था और 2% का ग्रीन शू ऑप्शन था। मतलब ये था कि स्टेक सेल, हम 2% का इक्विटी स्टेक सेल कर रहे हैं, अगर वो सक्सेसफुल रहा तो हम 2% और कर सकते हैं, ऐसा उनका था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, राइट? जो बेसिकली मैनेज करती है ऑन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। तो उसके चक्कर में जो है वो पूरा आई थिंक नहीं हुआ, स्टेक सेल जो है 2% का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, एंड दैट्स व्हाई जो है गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भाई आगे का 2% हम यहाँ पर नहीं करें। कोफोर्ज की भी एक न्यूज आई, दे वॉन $158 मिलियन का यूके कॉन्ट्रैक्ट ऑन एआई लेड डिमांड बूस्ट, जो है डील साइजेस, राइट? ऐसा कुछ उन्होंने लिखा है। तो एआई लेड कुछ बड़ी डील उनको $158 मिलियन की कोफोर्ज को मिली है। दे आर डूइंग वेल एज अ मिड साइज आईटी कंपनीज। और अगेन जैसे परिमल ने लास्ट टाइम लाइव सेशन में भी बोला था कि एक्सपेक्टेड है कि इंडिया की जो मिड साइज आईटी कंपनीज हैं, राइट, दे विल बी मोर निम्बल एंड दे विल बी मोर बेटर अडेप्टेड टू एआई रादर देन बिगर साइज कंपनीज। तो इनके पास जो है वो एडॉप्शन ऑफ एआई जो है वो शायद फास्टर वो कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज, और वो शायद मतलब दे मे बी फास्ट, दे मे डू बेटर देन अदर कंपनीज। तो दीज आर द मेजर मेजर न्यूज। अब हम बात करते हैं आज के नॉलेज सेक्शन की। तो आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग, आई वाज रीडिंग दिस आर्टिकल बाय धीरेन्द्र सर, जो उन्होंने आई थिंक एक अपनी जो जो म्यूचुअल फंड वाली उनकी मैगजीन है उसमें उन्होंने ये पब्लिश किया था। तो आई वाज रीडिंग थ्रू इट। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस, एंड आई थिंक इट वाज, मतलब इसमें कुछ कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा अच्छी लगी, एंड इट वाज मेजरली ऑन द एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग, राइट? कि स्पेशली मतलब क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी गोल्ड प्राइसेस इतने बड़े हैं, सिल्वर प्राइसेस इतने बड़े हैं, या यूएस इक्विटी प्राइसेस इतने बड़े हैं, राइट? या फिर इंडियन इक्विटी लास्ट ईयर तक जैसे बहुत बड़ा था, राइट? तो उस टाइम पे मतलब रीबैलेंसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट? और ये सबसे बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें बोली जो काफी बार मैं बोलता हूँ ना कि बहुत बार ऐसी चीजें आप पढ़ते हैं जो आप बोलना चाहते हैं, बट आपके पास उतने अच्छे वर्ड्स नहीं होते, सर के पास शायद बेटर वर्ड्स हैं। तो स्ट्रेंज थिंग अबाउट रीबैलेंसिंग इज दैट ऑलमोस्ट एवरी इन्वेस्टर अंडरस्टैंड्स द लॉजिक। सबको समझ आता है, राइट? जब भी हम बात करते हैं, हम ये फाइनेंशियल प्लानिंग सेशन करते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, जो मुंबई में भी करने वाले हैं, तो उसमें भी हम ये बहुत बात करते हैं, राइट? रीबैलेंसिंग क्यों इंपॉर्टेंट, और सबको लॉजिक समझ आता है। हाँ भाई, रिस्टोर योर ओरिजिनल एलोकेशन, सेल व्हाट हैज रीजन, जो बढ़ गया है उसको बेचो, प्रॉफिट बुक करो, जो बाय व्हाट हैजंट, जो नहीं बढ़ा है उसको बाय करो कि भाई वो वैल्यू अच्छी है उसमें, गेन्स को लॉक करो, मेंटेन योर रिस्क लेवल, अपना रिस्क जो एसेट एलोकेशन के हिसाब से मेंटेन करो। सिंपल इन थ्योरी, राइट? येट व्हेन द मूवमेंट अराइव्स टू एक्चुअली डू इट, समथिंग फील्स डीपली रॉन्ग, है ना? जब वो होता है ना कि रीबैलेंसिंग का टाइम आता है, मतलब आज अगर कोई आपको बोले, मतलब जिसके पास अच्छा खासा सपोज गोल्ड एलोकेशन, एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेना, ये मत बोलना कि इतना लेना चाहिए, बट सपोज 10% हमारा गोल्ड एलोकेशन हमने डिसाइड किया था 1 2 3 साल पहले अपने प्लान में, फाइनेंशियल प्लान में, और अभी वो 10 का सपोज 15% हो गया है या 17% हो गया है, जो भी है, मतलब बिकॉज ऑफ वेरी गुड ग्रोथ इन गोल्ड। तो अगर कोई बोले कि रीबैलेंस कर लो यार, 10% 17% को 7% को बेचो, प्रॉफिट बुक करो, और जो है बाकी जहां पर नहीं रिटर्न्स आए हैं वहां लो, राइट? तो देन अराइज समथिंग विल फील डीपली रॉन्ग, राइट? यही सबसे बड़ा है। देखो, दिस इज अ सेंट्रल चैलेंज ऑफ रीबैलेंसिंग। अगेन ये वाला लाइन पढ़ रहा हूं मैं। इट रिक्वायर्स यू टू एक्ट अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ योर ओन साइकोलॉजी, राइट? तो हमारी साइकोलॉजी के अगेंस्ट जाना पड़ता है ना। व्हेन इक्विटी मार्केट्स आर सोअरिंग, रीबैलेंसिंग फील्स लाइक लीविंग मनी ऑन द टेबल, राइट? अभी गोल्ड के बारे में तो अरे अरे क्या बात कर रहे हो, अभी तो और बढ़ेगा। एंड व्हेन दे आर crashing, इट फील्स लाइक कैचिंग अ फॉलिंग लाइफ। बिल्कुल। हमें कोई बोले कि भाई गोल्ड, अगर एग्जांपल अगेन जिसके पास गोल्ड एलोकेशन 10% नहीं है तो वो तो रखो। तो बट जिसका है, तो उनको बोले कि भाई गोल्ड लेके अब इंडियन इक्विटी बाय करो, तो वो कह रहे हैं अरे यार वो तो अच्छा कर ही नहीं रहा। इट इज लाइक कैचिंग अ फाइन फॉलिंग नाइफ, तो और गिरेगा, राइट? देयर इज नो कंफर्टेबल टाइम टू रीबैलेंस, द राइट मोमेंट ऑलवेज फील्स लाइक द रॉन्ग मोमेंट। बहुत ही मतलब बढ़िया लाइन्स मुझे मिली थी, एज़ आई सेड, कि कई बार क्या होता है कि आप बोलना चाहते हैं बट वो बोल नहीं पाते हैं।
या फिर वो अच्छे वर्ड्स नहीं मिलते, तो ही जस्ट मतलब आई वाज़ लाइक आई थिंक वेरी, वेरी वेल ही हैज़ एक्सप्लेन्ड, और ये कभी आर्टिकल पढ़ना आप पूरा, मैंने यहाँ पर तो दिखाई दिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज़, आई होप दैट वीडियो अच्छा लगा आपको। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा तो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।